हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, एएस संस्कृत क्लास में मैं अनीता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए संस्कृत साहित्य से अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय के प्रथम निश्वास का कथा सार लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, शिवराज विजय संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक उपन्यास है। तो चलिए आज हम इसकी प्रथम निश्वास की कथा के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और जो भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास। शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है संस्कृत साहित्य का। तो संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजय, जिसके लेखक अंबिका दत्त व्यास जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवराज विजय का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक तथा नमस्कारात्मक है। शिवराज विजय संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। व्यास जी ने अपने इस उपन्यास में शिवाजी के जीवन चरित्र से संबंधित ऐतिहासिक उपन्यास पर कल्पना का रंग चढ़ाकर उसे अधिक रोचक प्रभावशाली बना दिया है। शिवाजी की विजय गाथा से संबंधित यह उपन्यास अधिक सफल हुआ है। इसमें शिवाजी के जीवन से संबंधित 10 वर्ष की घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक साथ 2 स्वतंत्र कथानक समांतर रूप से चलते हैं। एक के नायक वीर शिवाजी हैं तथा दूसरे के नायक रघुवीर सिंह हैं। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यास जी ने इतिहास की घटनाओं को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसी कारण शिवराज विजय को गद्य साहित्य में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। शिवराज विजय की कथानक का स्रोत मराठा इतिहास है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम शिवराज विजय की कथा के बारे में जानते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको शिवराज विजय में क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बताया। अब हम इसकी प्रथम निश्वास की कथा पढ़ते हैं कि प्रथम निश्वास की कथा में क्या है। देखिए, प्रातः काल का समय है। कोई गोरे रंग का ब्रह्मचारी, जिसे गौरवटु कहते हैं, वह उठता है। उसे अपनी इस भूल का पछतावा हुआ कि वह बहुत देर तक सोता रहा। उसे लगा कि उसकी गुरु जी की संध्या वंदन का समय है। उसने अपने गुरु जी की उपासना के लिए निमित्त फूल तोड़ना आरंभ किया। तभी उसी के समान अवस्था वाले दूसरे सांवले रंग के ब्रह्मचारी ने आकर उसे रोकते हुए कहा, तुम जिस ब्राह्मण बालिका को यवन युवक के अधिकार से छुड़ा कर लाए थे, उसे चुप कराने और समझाने में बहुत देर तक जागते रहे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मैंने पहले ही बहुत से फूल तोड़ लिए हैं। यह काम तुम रहने दो। वह कन्या जागकर पुनः रोने लगेगी, इसलिए उसके पिता और माता की खोज करो। यह किसने कहा? श्यामवटु ने कहा गौरवटु से। आश्रम के अधिकारी और ब्रह्मचारियों के गुरु प्रातः काल का नित्य कर्म निपटाकर अध्ययन की तैयारी कर रहे थे। तब तक सामने के पहाड़ की गुफा से एक योगीराज जी उतरते हुए दिखाई दिए। योगीराज जी को सबसे पहले उतरते हुए गौरवटु और श्यामवटु ने देखा था। वह बहुत समय से पर्वत की गुफा में समाधिस्थ थे। उनके विषय में तरह तरह की चर्चाएं फैली हुई थी। योगीराज को पर्वत से नीचे उतरते देखकर ब्रह्मचारियों के गुरु ने अपने आश्रम में उनके स्वागत की तैयारी की। योगीराज आकर आश्रम में बिछे एक लकड़ी के तख्त पर बैठ गए, जिसे काष्ठशिला कहते हैं। उनका स्वागत जब समाप्त हुआ तो कुटिया के भीतर से बालिका के रोने की ध्वनि सुनाई दी। योगीराज ने उसके विषय में पूछा तो ब्रह्मचारियों के गुरु ने उसके विषय में बताया कि कोई यवन युवक इसे नदी के किनारे से इसकी माता के हाथ से छीन लाया था। कुछ दूर जाकर उसने छुरी दिखाकर
इसका रोना चिल्लाना बंद करना चाहा तो तभी एक भालू आ गया। उसे देखकर युवक इसे छोड़कर पेड़ पर चढ़ गया। जो युवक था वह सेमवल के पेड़ पर चढ़ा था। यह बालिका आम के पेड़ों का सहारा लेकर छिपते छिपाते हमारे आश्रम के समीप आ गई। इसने रोना आरंभ किया तो मेरा एक छात्र इसे गोदी में उठाकर ले आया। यह सुनकर योगीराज को क्रोध आ गया और वह बोले कि महाराज विक्रमादित्य के राज्यकाल में कभी अपहरण जैसे अत्याचार हो रहे हैं। उसे सुनकर ब्रह्मचारी के गुरु ने कहा कि हे भगवान, अब विक्रम का राज्य कहाँ है? उन्हें मरे हुए 1700 वर्ष बीत गए। इस समय यवन भारत पर शासन कर रहे हैं। इस समय मंदिर में जय जय की ध्वनि कहाँ? इस समय तीर्थ में घंटा नाद कहाँ? आज तो वेदों को फाड़कर गलियों में फेंके जा रहे हैं। धर्मशास्त्रों को अग्नि में जलाया जा रहा है। पुराण पीसकर नदियों में गिराए जा रहे हैं। तुलसी के वन काटे जा रहे हैं। मंदिर तोड़े जा रहे हैं। स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है। केवल दक्षिण भारत उनके अधिकार में पूरी तरह से नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर्वत और वन बहुत हैं। सारे भारत के हिंदुओं को सताया जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इस समय भारतीय संस्कृति का उन्मूलन किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति की रक्षा में लगे हुए और सक्षम महाराज शिवाजी ने यवनों से संघर्ष करके विजय प्राप्त की है। यह सब ब्रह्मचारियों के गुरु योगीराज जी से बता रहे हैं कि अब विक्रमादित्य का समय कहाँ रह गया है, अब तो यवनों का शासन है। दक्षिण में एक स्थान बीजापुर है, जहाँ का शासक शाइस्ता खां था। उसने शिवाजी को मारने या जीवित पकड़ने का प्रयत्न करने के लिए अफजल खां को भेजा, जो यवनों का सेनापति था। शिवाजी उस समय प्रताप दुर्ग में निवास कर रहे थे। गौर सिंह नाम का क्षत्रिय युवक उनका सहायक था। उसने गुप्तचर का वेश बनाया और अफजल खां के दरबार में जाकर उसकी सारी योजनाएं जान ली और सभी योजना शिवाजी को बता दी। जब शिवाजी को अफजल खां की चालाकी का पता चला तो उन्होंने अफजल खां का वध करने की योजना बनाई और प्रातःकाल संधि के लिए बात करने को दोनों का मिलना हुआ। जब वो दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे थे तो अफजल खां ने धीरे से शिवाजी को मारना चाहा, लेकिन शिवाजी ने पहले ही बखनखा से उसका वध कर दिया। शिवाजी की सेना ने अफजल खां के शिविर में आग लगा दी और शत्रु की सेना भाग गई। योगीराज ने युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी तथा विक्रमादित्य के समय में जागे थे। अब पुनः विक्रमादित्य के समय में जब उन्होंने समाधि लगाई तो वापस वह यवनों के काल में जागे हैं। योगीराज वापस समाधि लगाने के लिए चले जाते हैं। जब वह इतना कुछ सुन लेते हैं कि यवनों ने कैसे भारत पर अत्याचार कर रहे हैं, तो वह समाधि लगाने के लिए पुनः चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ब्रह्मचारियों के गुरु को किसी के चलने की ध्वनि सुनाई देती है, मगर कोई दिखाई नहीं देता है। तभी गौरवटु को शक होता है कि केले के वृक्ष के पीछे कोई है। वह तलवार निकालता है, कौन? गौरवटु, और केले के पेड़ के पीछे पहुंच जाता है। उसने देखा कि लगभग 20 वर्ष की आयु वाला एक युवक तलवार की मूठ पर ठोड़ी रखे हुए बैठा है तथा उससे लड़ाई करता है। गौर सिंह और यवन युवक के मध्य तलवारों के दांव पे चलते हैं। यवन युवक गौर सिंह के हाथों मारा जाता है। गौर सिंह यवन युवक की कपड़ों की तलाशी लेता है और तलाशी से उसे एक पत्र मिलता है। पत्र को लेकर ब्रह्मचारियों के गुरु आश्रम में प्रवेश करते हैं और यहीं पर शिवराज विजय के प्रथम निश्वास की कथा समाप्त होती है। फ्रेंड्स, प्रथम निश्वास में यवनों के अत्याचारों के बारे में बताया गया है कि कैसे यवनों ने भारत पर अत्याचार कर रखे हैं, कैसे मंदिरों को तोड़ा है, कैसे क्या किया है। यह सब शिवराज विजय के प्रथम निश्वास की कथा है। फ्रेंड्स, अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। इस कथा को आप पढ़िए, अच्छे से रीड करिए। बाय।